सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 1 का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, इसका विकास और उत्पत्ति किस प्रकार हुई, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भाषा के कितने रूप हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं। इन सब बातों के बारे में हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। तो आज हम इस पाठ में से जो प्रश्न हमें पूछे गए हैं अभ्यास के अंतर्गत उनका हल करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमें पूछा गया है वो है भाषा की परिभाषा दीजिए, अर्थात भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए पाठ से ही देखते हैं कहाँ पे हमने भाषा के बारे में जहाँ आपने पढ़ा था। तो भाषा की परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति या अच्छी प्रकार से प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आसानी से समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू आदि। ठीक है, तो वह से लेकर और आदि तक आपने इसके प्रश्न 1 के उत्तर में आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा व्याकरण किसे कहते हैं, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। एक तो आपको बताना है व्याकरण किसे कहते हैं, अर्थात व्याकरण की परिभाषा देनी है, और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, अर्थात व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए व्याकरण की परिभाषा क्या दी गई थी हमें। व्याकरण की परिभाषा यहाँ से आपको लिखना है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध समझना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये तो हुई व्याकरण की परिभाषा। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो अध्ययन में आपको व्याकरण का महत्व के बारे में लिखना है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे यहाँ से कि व्याकरण का ज्ञान हो जाने पर भाषा का शुद्ध प्रयोग करना आ जाता है। अतः किसी भी भाषा में शुद्धता और स्पष्टता लाने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यहाँ से यहाँ तक आप व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है इसके उत्तर में आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्न में एक आपको लिखना है व्याकरण की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको देखो पाठ में आपने क्या पढ़ा था। लिपि की यहाँ पर 2 परिभाषाएं दी गई है। आप दोनों में से कोई परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा है किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह अथवा वर्ण बना लिए जाते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। या तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा है किसी भी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले वर्णों या चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा ये है। इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं कि यहाँ से, जैसे संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इस तरह से इसके 1-2 उदाहरण हम इसके अंतर्गत लिख देंगे। उसके बाद आगे हमसे जो 4th प्रश्न हमसे पूछा गया है, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं। भाषा के दोनों रूपों के बारे में पूछा गया है। सिर्फ आपको दोनों रूपों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे भाषा का प्रयोग 2 रूपों में होता है। नंबर 1 मौखिक या कथित, और दूसरा है हमारा लिखित।
लिखित भाषा या लिखित रूप। तो भाषा के दो रूप, मौखिक और दूसरा कथित, ये दोनों रूप, इन दोनों रूपों के नाम आपको लिख देने हैं। आगे प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के मुख्य अंग आपको यहाँ पर ऊपर ही बताए गए थे, यहाँ से आप लिख देंगे। भाषिक व्यवस्था के आधार पर, यहाँ से भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था या वर्ण विचार, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था लिख सकते हैं या फिर वर्ण विचार। दूसरा है शब्द अथवा पद विचार और तीसरा वाक्य विचार। अर्थात हमारे 3 रूप कौन कौन से हो गए जो व्याकरण के 3 अंग, एक वर्ण विचार, पद विचार, इसे हम शब्द विचार भी कह सकते हैं, और वाक्य विचार। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। नीचे कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपियों के नाम आपको बताने हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपने कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम पढ़े थे, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। और एक बात आपने पढ़ी थी, संस्कृत की जो ये देवनागरी लिपि है ये आधुनिक लिपि है, और जो संस्कृत की प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, संस्कृत की जो प्राचीन लिपि है वो है ब्राह्मी, ये भी आपको याद रखना है, ब्राह्मी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ऐसे ब्रा है को हलंत करके मी, ब्राह्मी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर हम है के पैर में मैं लगा करके ऐसे ब्राह्मी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उर्दू, नहीं इधर से है हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी। क्योंकि आपने लेसन में पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही बनी है, इसलिए हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या हुई, देवनागरी, एक समान दोनों की लिपि है। उसके बाद हमसे अंग्रेजी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि है हमारी फारसी। ठीक है, तो इन 5 भाषाओं की आपको लिपि इस प्रश्न में बतानी है। तो यहाँ पर आप इन सभी भाषाओं की लिपि को अपनी बुक के अंदर फिल कर देंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 7 में हमसे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। प्रश्न के नीचे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही उत्तर है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है। तो आपने पढ़ा है भाषा का प्रयोग लिखित और मौखिक, इन 2 रूपों में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। आगे है, किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह या वर्ण बना लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका भी आपको पता है, क्या कहते हैं उसे, लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। आगे प्रश्न है, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। ये भी आपने ऊपर पढ़ा था, संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। तो देवनागरी पर आप टिक का निशान लगा देंगे। संस्कृत आचार्यों ने शब्दानुशासन किसे कहा है। तो शब्दानुशासन आपने पाठ में पढ़ा था, संस्कृत के आचार्यों ने शब्दानुशासन व्याकरण को कहा है, क्योंकि व्याकरण क्या है, भाषा को अनुशासन में रखता है, इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहते हैं। आगे है, भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण के कितने अंग हैं। भाषिक व्यवस्था के आधार पर जो अभी आपने ऊपर ही पढ़े थे, कितने अंग हैं, 3। कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यही भाषा की 3 इकाई होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है और वाक्य सबसे बड़ी। ठीक है, वर्ण, उसके बाद शब्द, फिर वाक्य। तो यही भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पार्ट 1 का अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें से आपने जो पहले 5 प्रश्न है, पहले 5 प्रश्न, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं अच्छी तरह से, साफ साफ राइटिंग में, कटिंग
ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन पांचों प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, और जो प्रश्न 6 और 7 है इसको आपको बुक के अंदर ही पेंसिल से फिल करना है साफ साफ अक्षरों में। बुक में आप बिल्कुल छोटे अक्षर लिखें, ज़्यादा बड़े अक्षर बुक के अंदर ना लिखें, बुक में इतना स्पेस नहीं होता। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े अक्षर, जैसे यहाँ पर आप अक्षर अगर ज़्यादा बड़े लिखते हो तो ऊपर वाला और नीचे वाला अक्षर आपस में मिल जाएंगे, जिससे वो अक्षर आपको समझ नहीं आएंगे। तो आप छोटे शब्दों में बुक के अंदर लिखें, साफ साफ लिखें। बुक भी आपकी बाद में जब स्कूल ओपन होगा तो आपकी बुक और कॉपी दोनों चेक की जाएंगी। तो ऐसा ना हो किसी बच्चे से फिर दोबारा फिल करानी पड़े, उसका टाइम वेस्ट हो वहाँ पर। तो इससे अच्छा आप पहले अपनी बुक को साफ साफ अच्छी राइटिंग में, कोई कटिंग ना हो, इस तरह से आप अपनी बुक को और कॉपी दोनों को तैयार कर ले। बुक में आपने पेंसिल से काम करना है और कॉपी में पेन से काम करना है। और जो कॉपी है में आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक पेन यूज ना करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी ये पांच प्रश्न आप कॉपी में तैयार कर ले। 2 प्रश्न 6 और 7 को आपने बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।